हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। जैसे कि हम क्लास 6 की इतिहास का चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम अब तक के 6 अध्याय पढ़ चुके हैं। अब हमारे सामने है अध्याय 7, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। इसमें हम अशोक सम्राट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें जानेंगे और उसके शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुरू करते हैं आज का हम अपना अध्याय। एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपये पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। इस विषय में हम अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं कि अभिलेख स्थापित किए गए। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जानें कि ये अभिलेख में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। आप दाईं तरफ देख सकते हैं अशोक स्तंभ, जो कि सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग आज से 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की पुस्तक में मिलते हैं, जो कि चाणक्य द्वारा लिखी गई या राजनीति विषय पर लिखी गई पुस्तक है। वंश, जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र सम्राट अशोक। यहाँ पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त वंश की स्थापना, जो कि वो चंद्रगुप्त मौर्य वंश की जो स्थापना की गई वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। या एक वंशावली जो कि इससे रिलेटेड इस तमाम से सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साम्राज्य में बहुत से नगर थे, मानचित्र में आप काले बिंदुओं में दिखाया गया है। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर, पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्र में किसान और पशुपालक के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीवन यापन करते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो यह मौर्य साम्राज्य का जो जीवन यापन का तरीका था, समाज था, उसके बारे में हमें बताया गया कि लोग किस प्रकार का जीवन व्यतीत करते थे। अब यहाँ पर मानचित्र नंबर 5 दिया हुआ है। मानचित्र नंबर 5 में हम देख सकते हैं कि सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो यहाँ पे भारत का प्राचीन कालीन नक्शा और इसमें जो लाल और काले बिंदु दिए गए हैं, तो लाल बिंदु अभिलेखों की प्राप्ति के स्थल हैं जहाँ पे अभिलेख पाए गए हैं और काले जो बिंदु हैं वह महत्वपूर्ण नगर हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के ऊपर
आपके सामने भारत का नाम मानचित्र, पाटलिपुत्र, उज्जैन काले बिंदु से, तक्षशिला और जितने ये लाल रंग के निशान लाल बिंदु हैं, यह सभी वह स्थान है जहाँ के ऊपर अशोक द्वारा लगवाए गए अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से सम्राट अशोक के पूरे शासनकाल को साम्राज्य कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं राम राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न होता है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की जरूरत होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। यानी राज्य और साम्राज्य में यह प्रमुख भिन्नता बताई जा रही कि राज्य छोटा होता है साम्राज्य की तुलना में, या साम्राज्य बड़ा होता है राज्य से, और इसके रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए बड़ी सेना की आवश्यकता होती है, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूंकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांव और शहर के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सब के ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल, गवर्नर बना दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। यानी मौर्य साम्राज्य के भीतर जो कई छोटे छोटे प्रांत थे, इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था और वहाँ पर राजकुमारों को गवर्नर बनाकर रखा जाता था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्थानीय परंपराएं ज़्यादा हावी थीं। आगे बढ़ते हैं। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। यानी उत्तर पश्चिम भारत जो था कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना क्या होता था? जहां कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना अनियमित रूप में से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थ के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे, यानी कि किसी से कोई जबरदस्ती नहीं की जाती थी। राजधानी में सम्राट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है।
राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे रहते हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र आधुनिक पटना के बारे में चंद्रगुप्त मेगस्थनीज ने बताया, यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीन से घिरा है, यानी एक दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। ये चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। तो इस तरीके से मेगस्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उनके दरबार में आया था, और उसने एक पुस्तक लिखी इंडिका, और इंडिका में उसने बहुत ही सजीव वर्णन किया है प्राचीन कालीन इतिहास का, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का विशेष रूप। अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह सबसे ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मौजूद हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं। प्राकृत भाषा में लिखे गए, और अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और यह अभिलेख लिखवाने का एक ही प्रमुख कारण था कि वह अपने जनता तक संदेश पहुंचा सके, अपने संदेशों को अपनी प्रजा तक पहुंचाया जा सके। अशोक के शासनकाल का एक ऐसा भी अभिलेख है जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। यहाँ पर कलिंग युद्ध के वर्णन से जुड़ा हुआ उसी अभिलेख का एक अंश है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये भी बात कही, राजा बनने के 8 वर्ष बाद मैंने कलिंग विजय किया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए। 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इसमें मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों का बहुत प्रेम करते हैं तथा दासों और मर्तकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं वह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे पुत्र और पौत्र भी युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचारों में काफ़ी परिवर्तन हुआ और यहीं से अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और आगे चल के उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन यज्ञजन्य हिंसा और खून खराबा देखकर उसे युद्ध से तृष्णा हो गई और उसने निर्णय लिया कि वह भविष्य में अब कभी भी युद्ध नहीं करेगा। हम अपने बाईं ओर देख सकते हैं, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्ति कला का एक नमूना है। आप देख सकते हैं, यह बिहार में मौर्यकालीन मूर्ति प्राप्त की गई है, जो कि इस समय वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति भवन में रखी हुई है। तो यह मूर्ति कला का उस समय का नमूना, अशोक या मौर्य शासन के समय की मूर्ति कला। अशोक का धम्म क्या था? धम्म के मीन धर्म से होता है। अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी।
उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। सम्राट अशोक महात्मा बुद्ध के उपदेशों से बहुत अधिक प्रभावित हुए। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। ये सारी चीज़ें सम्राट अशोक के साम्राज्य में की विशेषताएं थीं। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने महामात्र नाम के अधिकारी की नियुक्ति कर दी और जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में भी अपने राजदूत भेजे। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक ने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी उचित व्यवस्था की। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, जब बच्चों के जन्म पर और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह का अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगी। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना, अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना। दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। तो इस तरीके से सम्राट अशोक अपनी प्रजा के लिए संदेश देते थे कि आप सभी लोगों को किस तरीके से अपना जीवन यापन करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। यह सम्राट अशोक के शासन की अच्छी विशेषताएं थीं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यानी कि जो सम्राट अशोक के शासनकाल में अभिलेख लिखवाए गए वह आज भी उनके शासन की विशेषताओं के बारे में हमें बताते हैं। अशोक ने धम्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार आज भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताइए जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस पाठ का अंतिम पेज पृष्ठ अन्यत्र देखते हैं। इसके बारे में मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन के सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना। अगले 200 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हजारों लोगों को काम करना पड़ा। हर 100 से 200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से भिन्न था। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 7 सम्राट अशोक के विषय में आज समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम फिर से सीखेंगे नए अध्याय के बारे में। तब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।